Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. स्क्रीन दिख रही है बेटा आपको? Yes, sir. ठीक. So last time, because we have discussed about the question number 11 with lot of identities, or you can say properties. So once again we will revise that question because that was important and little bit difficult as compared to others. हम एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कल वाले क्वेश्चन को बेटा, ताकि हम थोड़ा सा कर पाए, है ना। चलिए Yes, कोशिश sir. करते। ओके, नाउ स्क्रॉल डाउन द स्क्रीन एंड दिस वन द आवर क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लाइट पेन का यूज करेंगे, लाइट वाइज येलो। यहाँ पर बेटा अल्फा एंड बीटा आपके क्या थे, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर थे, जहां पर बीटा का मॉडुलस 1 दिया हुआ था और आपको फाइंड आउट करना था बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बीटा, एंड इस पूरे एक्सप्रेशन का मॉडुलस निकालना है। कभी भी मॉडुलस निकलेगा तो एक सिंपल जेड का निकलेगा। सिंपल जेड मीन्स आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन का, जैसे a प्लस आयोटा बी। आप कभी भी होल एक्सप्रेशन का मॉडुलस नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है कि जो मॉडुलस है वो किसी पॉइंट का डिस्टेंस होता है फ्रॉम द ओरिजिन। और ये जो एक्सप्रेशन है अपने आप में अभी तो पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा किसी भी एंगल से, तो हमें पहले इसको एक पॉइंट की फॉर्म में क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। वो कैसे होता है, जितना भी उसके अंदर एक्सप्रेशन है धीरे धीरे सोल्व करके। जैसे कि यहाँ पे अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा है, उसे सोल्व करना पड़ेगा। ऊपर बीटा माइनस अल्फा है, इन सबको मतलब किसी ना किसी तरीके से हटाना है, ताकि आपको एक सिंपल नॉर्मल क्या मिल जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए। तो यहाँ पर बेटा हमने क्या किया, सबसे पहले स्टार्टिंग की बीटा, जिसके साथ की बेटा हमने बीटा के साथ कि बीटा कॉन्जुगेट हमें बीटा मॉडुलस हमें 1 मिला हुआ है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो मेरा आंसर 1 ही आएगा। और मैंने फिर एक आइडेंटिटी जो हमने एक्चुअली ट्राई भी करके देखा कि अगर आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे उसके कॉन्जुगेट के साथ, तो आंसर जो है वो जेड कॉन्जुगेट के इक्वल ही आएगा, सॉरी जेड मॉडुलस के बराबर आएगा। ये हमने अभी कल ही प्रूव किया था, ठीक है। और अब हमें ये याद रखना है कि ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इसको यूज किया आपने बाद में, अभी फिलहाल तो हमने इसको लिख लिया कि जो बीटा स्क्वायर है वो इतना आ गया, और जो बीटा स्क्वायर को आप डिनोट कर सकते हो बीटा इंटू बीटा कॉम्प्लीमेंट, सॉरी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1। और ये हमने इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए लिखा था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्योंकि जो हमें चाहिए था, कई बार होता है ना कुछ चीजें हमें प्रिपेयर करके रखनी पड़ती हैं, तो वो सब चीजें हमने क्या किया, यहाँ से बनाकर रख लिया है। अब हम सीधा अटैक करेंगे अपने इस वाले पार्ट पर, बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू में बीटा, इस पे अटैक करेंगे। तो इस पे अटैक करने के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ भी नहीं, इनको रखेंगे और फिर धीरे धीरे सोल्व करना शुरू कर देंगे। हमने एज इट इज बीटा माइनस अल्फा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा, इसको क्या लिख लिया यहाँ पे सिंपल। और हमने फिर क्या किया, जो ये 1 था इसे भी क्या किया आप लोगों ने, सेपरेट किया। कहाँ से, बीटा इंटू में बीटा कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी लगाई। लेकिन उससे पहले हमने क्या किया था, ये जो मॉडुलस था दोनों को सेपरेट किया, देखो दोनों को सेपरेट किया। फिर आपने 1 की वैल्यू रखी, बीटा इंटू बीटा कॉम्प्लीमेंट बीटा कॉन्जुगेट, और यहाँ इस जगह पर जाकर दोनों कॉमन आए तो आपने कॉमन निकाला। फिर आपने प्रॉपर्टी लगाई कि जेड, अगर आपका Z1 इंटू Z2 का
मॉडुलस चल रहा है तो आप Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस अलग अलग निकाल कर मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आपने बीटा बाहर निकाल दिया और अंदर रह गया बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। बीटा मॉडुलस का आंसर 1 हमें पहले से दिया हुआ था तो हमने वहां पुट कर दिया। उसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ जो आगे काम किया है वो ये किया है कि आपने बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट को बीटा माइनस अल्फा के इक्वल दिखाया है। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताऊं, ये जो लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन है, इसमें आपने ज़्यादा कुछ नहीं किया, एक छोटा सा स्टेप किया है। वो क्या कि बीटा कॉन्जुगेट और माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, इस वैल्यू को आपने सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू के इक्वल दिखाया है। इस पूरी जितना भी आपको ब्लैक कलर में लास्ट लाइन दिखाई दे रही है, इस पूरी लाइन में आपने सिर्फ यही किया है कि बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट को इसके इक्वल दिखाया, ताकि इसके नीचे रखकर आप जल्दी से इसको क्या कर सको, क्रॉस कर सको और कट करके आंसर आपका 1 आ सके। इसको इक्वल दिखाने का तरीका क्या था कि आपने यहाँ पर 2 से 3 प्रॉपर्टी लगाई। पहली प्रॉपर्टी लगाई, अगर Z1 और Z2 के ऊपर अलग अलग कॉन्जुगेट है तो आप उसको होल कॉन्जुगेट लिख सकते हो, Z1 माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी लगाई कि आपने देखा कि अगर मेरे पास एक कॉन्जुगेट का मॉडुलस है तो वही मॉडुलस सेम टू सेम बिना कॉन्जुगेट लगाए भी सेम वैल्यू ही देगा, यानी कि आप अपना जो ये कॉन्जुगेट है वो रिमूव कर सकते हो। सो दैट्स वाई आपने क्या किया, पहले बीटा माइनस अल्फा के ऊपर कंप्लीट मॉडुलस लगाया और फिर उसके बाद उस कॉन्जुगेट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, क्योंकि आपने देखा कि हम कॉन्जुगेट को रिमूव कर भी दें तो भी उसका मॉडुलस तो इक्वल ही आने वाला है। सो दैट्स वाई हमने इसको रिप्लेस कर दिया बीटा माइनस अल्फा से, जबकि ये दोनों क्या बन गए, इक्वल, और वहां से कैंसल आउट होकर आंसर आ गया 1। आई होप ये सब जो चीजें हमने कल की थी आपको बिल्कुल अभी भी थोड़ी बहुत याद है, और जैसे जैसे हमने रिवीजन की तो अब आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कल कुछ रहता होगा तो यस सर, ठीक है, क्योंकि बेटा ये बहुत जरूरी है। आप ऐसे क्वेश्चन जो हमने पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि आप बेटा 11th में आए हो, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके लिए बिल्कुल पूरी तरीके से नया कंसेप्ट है, तो ऐसे टाइम पर आपको ऐसे क्वेश्चंस बार बार प्रिपेयर करने पड़ेंगे, बार बार सोल्व करने हैं, देखने हैं। सॉल्यूशन भी आप, जैसे होता है ना, हम कोई क्वेश्चन रीड करते हैं हिंदी इंग्लिश का, इसी तरीके से मैथ के क्वेश्चन भी रीड करके देख सकते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे कौन कौन से स्टेप फॉलो हो रहे हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बेटा ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आ गया सर। नाउ वी विल solve our question number 12, which is like we have a equation in which modulus of 1 minus iota has raised to the power of x and is equal to 2 raised to the power x. I think ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवा दिया था, डे बिफोर द यस्टरडे, कल से एक दिन पहले करवाया था ये वाला क्वेश्चन, लेकिन आज फिर करवा देता हूँ। आपको ये बताना है कि जो x है उसकी आंसर आएंगे, क्योंकि x की वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे x की वैल्यू 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 0 हो गया, 1/2, कुछ ना कुछ x की वैल्यूज होती हैं। और जब x की वैल्यूज आती हैं उनको हम बोलते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर इस ब्रैकेट को देखा जाए तो x के पास कितने सॉल्यूशन है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन है 6। लेकिन अगर मैं इस पे एक वर्ड लगा दूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने हैं, नॉन जीरो यानी कि जो आपका आंसर 0 है ना, उसको छोड़कर सॉल्यूशन कितने बचे, तो आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बचे, 5। ठीक है, तो आपको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस सेंटेंस का मीनिंग क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो इसने हमसे पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, कि इसके पास जो आपकी ऊपर की तरफ इक्वेशन लिखी हुई है, इसके पास नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे इस ब्रैकेट में टोटल सॉल्यूशन कितने लिखे थे, 6, फिर मैंने कहा नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने हैं, 5। अगर मैं आपको बोलूं कि नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हैं, तो यहाँ पे जो 1/2 है वो भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1/2 एक फ्रैक्शन नंबर है जिसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, तो इंटीजर नहीं है। अब कितने सॉल्यूशन रह गए आपके, 4 रह गए, ठीक है, जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक लाइन का मीनिंग क्लियर करने के लिए इतनी सारी बातें बता रहा हूँ, क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही रोल प्ले करती है। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर जो है हर वक्त चेंज हो जाएगा जरा सी स्टेटमेंट के अंदर।
अब मैं आपको वो तीनों ही स्टेटमेंट अलग अलग बना के दिखाऊंगा, लेकिन पहले जो हमें पूछा गया है वो हम कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको दो और अलग तरीके से अगर क्वेश्चन फ्रेम हुआ तो क्या आंसर आएगा वो भी सिखा दूंगा। और आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्वेश्चन को रीड करते हुए अपना दिमाग थोड़ा सा एक्टिव रखना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं आज का काम, लेके प्रभु का नाम, है ना। चलिए, जय श्री राम। तो यहाँ पर 1 माइनस आयोटा रेस्ट टू द पावर एक्स है बेटा जी, और यहाँ पे 2 रेस्ट टू द पावर एक्स। जो यहाँ पे 1 माइनस आयोटा है वहां पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, बाहर कौन लगा हुआ है, मॉडुलस। और मेरे पास अगर ध्यान से देखा जाए तो मॉडुलस का आंसर निकालना बहुत आसान है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये जो आपने ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो क्या है, दिस इज द 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस। मॉडुलस कितना आ गया, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जिसका आंसर आया √2। ठीक है, और ऊपर रेस्ट टू द पावर एक्स एज इट इज चल रही है, और यहाँ पर है 2 रेस्ट टू द पावर एक्स। क्या आपको ये क्लियर है जो मैंने लिखा? होना ही चाहिए, वैसे तो इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट फिर कभी कभी छोटी छोटी बातों में भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका √2 रेस्ट टू द पावर एक्स, और यहाँ पे है 2 रेस्ट टू द पावर एक्स। नाउ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, √2 का मतलब है एक्चुअल में 2 रेस्ट टू द पावर 1/2। तो यहाँ पर ये हो गया 2 1/2, और बाहर ऑलरेडी x है 2 रेस्ट टू द पावर x। अब जो ये पावर है बेटा, ये 1/2 और x क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू पावर x। वाई? बिकॉज अगर हमारे पास a रेस्ट टू पावर n है और अंदर m है, तो हमारा a इंटू n इंटू m हो जाता है, a रेस्ट टू पावर n इंटू m। ठीक है सर जी। अब यहाँ देखो बेटा, ये क्या हो रहा है, ये बन गया x/2 इक्वल टू 2 रेस्ट टू पावर x। सर यहाँ तक तो ठीक है, आगे बताओ। आगे बेटा ये बात है कि अगर मेरे पास ऐसा एक स्टेटमेंट बनती है, इफ a रेस्ट टू द पावर n इक्वल टू a रेस्ट टू द पावर m, अगर ये कंडीशन गिवन है तो मैं यहाँ से एक इंफॉर्मेशन निकालता हूँ, डिडक्शन निकालता हूँ कि जो पावर्स हैं वो भी इक्वल रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप ध्यान से देख सकते हो, बेस तो मेरा दोनों ही सेम है 2 and 2, तो मेरी पावर्स भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, x/2 इज इक्वल टू x। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नाउ यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x, और ये वाला x इधर जाके माइनस में हो जाएगा, सो 0 इज इक्वल टू 2x माइनस x। तो आंसर क्या बचा, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2x में से x जाएगा तो 0 बचेगा। तो x का आंसर 0 आया। जैसे मैंने अभी ब्रैकेट में आपको बताया था, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, एंड सो ऑन, कुछ भी अगर हुई तो। कितने सॉल्यूशन है यहाँ पे ब्रैकेट में, 1 2 3 4 5 सॉल्यूशन है, लेकिन नॉन जीरो सोल्यूशन कितने हैं, 4। और अगर मैं इंटीग्रल नॉन जीरो पूछूंगा तो कितने, 3। तो यहां से अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे वो क्या पूछ रहा है। अगर वो कहता है नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन, देखो बेटा सॉल्यूशन तो आया है, कितने सॉल्यूशन आए, 1। ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे दोनों की पावर 0 रख दोगे, 2 रेज़ टू पावर 0 और 2 रेज़ टू पावर 0, तो दोनों का आंसर 1 और 1 आएगा। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। बट आपसे पूछा गया नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, भाई आंसर में 0 नहीं होना था, और कोई डिजिट है तो बताओ, ऐसा कोई और सॉल्यूशन है जो 0 को छोड़कर आता हो, तो नहीं है। तो आपके सॉल्यूशन कितने हो गए, 0 हो गए। अगर ये आपसे पूछता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, कितने बताओ बेटा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो आपका आंसर होता है 1, क्योंकि एक सॉल्यूशन तो है ना, x की एक वैल्यू तो हमें मिल ही गई, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 1। अगर ये आपसे पूछता है कि फाइंड द सॉल्यूशन, क्या आएगा, फाइंड द सॉल्यूशन। फाइंड द सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूशन की वैल्यू बताओ, यानी कि जो x की वैल्यू है उसके बारे में बताओ, तो फिर से आंसर क्या आ जाएगा, 0। लेकिन इन तीनों ही कंडीशन में बेटा मीनिंग अलग अलग है। बेशक इन दोनों की वैल्यू थोड़ी सेम सी लग रही है आपको कि सर ये भी तो 0 वो भी 0, दोनों सेम ही तो है, लेकिन नहीं बेटा, ये 0 रिप्रेजेंट करता है उस नंबर को जिसको पुट करने के बाद आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है।
ये वन उस चीज को सेटिस्फाई करता है कि x की कितनी डिफरेंट वैल्यूज आई है, एक डिफरेंट वैल्यू आई है। ये वाला किसको सेटिस्फाई करता है? ये सेटिस्फाई करता है कि x की जितनी भी वैल्यूज आई हैं उनमें से इंटीजर कौन कौन है और उनमें से जीरो छोड़ देना है। नॉन जीरो इंटीजर कितने हैं? तो हमारे पास अभी जितने भी आंसर आए हैं, क्योंकि एक ही आंसर आया है, तो हमारे पास एक भी ऐसा आंसर नहीं है जो नॉन जीरो हो, तो दैट्स वाई ऐसा सोल्यूशन कितने हो गए? जीरो। क्या आपको ये तीनों बात समझ आई? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा ना, तो वहां पर ये तीनों सेंटेंस अपना रोल प्ले करेंगे। क्योंकि अगर आपने गलती से भी इन तीनों को समझने में गलती कर दी, तो बेटा जो क्वेश्चन सेट करता है ना, वो ऑप्शन इसी तरीके से बनाता है कि बच्चा कंफ्यूज हो 100%। जिस बच्चे का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है उसका आंसर एमसीक्यूज का राइट हो जाएगा, वरना सारा का सारा आंसर निकालने के बाद भी बहुत सारे बच्चे ऑप्शन गलत लगा देते हैं। होता क्या है, कई बार मान लीजिए आपसे पूछेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो एक्चुअल में आंसर क्या है बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस वक्त? जल्दी बताओ। 1। 1, ठीक है। अब इस बात को ध्यान से सुनना कि पेपर वाला कैसे दिक्कत करता है। आपसे पूछा नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ऑप्शन देगा A 1, B 2, C 0, D नन ऑफ दिस। तो जो बच्चे बहुत ज्यादा जल्दी में होंगे उनको लगेगा उसने पूछा है सॉल्यूशन बताओ, यानी कि x की वैल्यू बताओ, और वो क्या करेंगे, सीधा सीधा C पर लगा देंगे टिक मार्क, या फिर मतलब जो भी गोला गोला भरना होता है, और वो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? रॉन्ग। क्योंकि उसने तो हमसे क्या पूछा था? नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं? एक सॉल्यूशन। समझे? इस तरीके से गलती करवाता है। हाँ जी। हर क्वेश्चन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 ही होंगे या बस इसी क्वेश्चन में? नहीं, अलग अलग क्वेश्चन में बेटा अलग अलग जैसे सिचुएशन बनेगी ना, इक्वेशन पे डिपेंड करता है। जैसे मेरी इक्वेशन यहाँ बनी x/2 = x, तो एक तरीके Yes, से sir. ये बनी थी आपकी लीनियर इक्वेशन बनी थी। कौन सी? लीनियर, वो भी वन वेरिएबल वाली, है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसका हमेशा बस एक ही सॉल्यूशन होता है। अगर ये बन जाती क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे 2x + 1 वगैरह वगैरह, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास दो सॉल्यूशन होते हैं हमेशा, चाहे वो इमेजिनरी हो, रियल हो, कुछ भी हो, दो सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है। अगर यही इक्वेशन जो आपको 2x - x दिख रही है, ये होता x - y = 0 या समथिंग लाइक दैट, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है। एक सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट। अगर क्यूब वाली इक्वेशन बनी तो उसके 3 सॉल्यूशन होंगे, तो यानी कि डिग्री पे डिपेंड करता है। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला थोड़ा अलग केस है, जो आपने 10th क्लास में 3rd चैप्टर में पढ़ा होगा। क्या आपको ये बात क्लियर समझ में आई कि जितने भी आंसर आएंगे वो टोटली किस पे डिपेंड करेंगे बेटा? इक्वेशन पे। इक्वेशन पे, जो बाद में कंडीशन बनेगी उस पे। बट Yes, ऐसे sir. क्वेश्चन से लगभग मतलब ऐसा ही बनेगा। एक दो क्वेश्चन और भी देखे हैं मैंने सेम टू सेम टाइप के, बट फिर मैं ये मतलब श्योरिटी से नहीं कह सकता ना कि क्या पता एग्जाम में कैसा क्वेश्चन सेटअप कर दे और मैं आपको बोल के भेज दूं कि नहीं नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो एक ही होता है, तो फिर ये तो रटा रटा ऐसा जवाब हो जाएगा। और मैं रटवाना वालों में से नहीं हूँ। मैं कहता हूँ आप आराम से आंसर देखो एग्जाम में बैठ के कि क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है। हमें रटने से काम नहीं चलेगा। तो ये जो मैंने आपको नीचे 3 लाइनें लिखी हैं, ये आपको अलग से लिखनी है। मतलब ये वाला देखो, ये वाली लाइन तो इसका सॉल्यूशन है, आंसर है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल, है ना, इंटीग्रल सॉल्यूशन या वैल्यूज कितनी है? जीरोज है। और ये दो आपको कॉर्नर में बादल वगैरह बना के रख लेनी है, ताकि बाद में ये पता चल जाए कि हाँ सर ने ये भी बताया था कि ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है और उस कंडीशन में क्या आंसर होगा। ठीक है बच्चा? Yes, sir. तो नोट करने के लिए ऊपर स्क्रॉल करूं या आपने ऊपर वाला तो कर लिया है, नीचे वाला भी कर रहे हो? कर लिया सर, सारा कर लिया। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है। और एक बात और कि जब मैं लिख रहा हूं, समझा रहा हूं,
तो आप कोशिश यही करें कि आपका पूरा ध्यान मतलब समझने में हो, नोट करने में ना हो, क्योंकि नोट तो हम बाद में भी कर लेंगे, वीडियो देख के भी कर लेंगे, सर को बोल के पॉज करवा लेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करवा लेंगे, बट समझाते हुए कभी कभी क्या होता है, एक दो ऐसी बात आती है जो कभी कभी सामने आती है, बोली जाती है, बाद में मतलब नहीं पता चलता या वो जिंदगी भर रिपीट नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं काम आ जाती है। तो इसलिए हमें पूरी बात ध्यान से जरूर सुननी चाहिए, ठीक है। तो कोशिश यही यस किया सर। करो कि लिख भी लो, ऐसे मैं ये नहीं कह रहा कि लिखना नहीं है, लेकिन आपको कोशिश ये रखनी है कि जितना भी मैं बता रहा हूँ उसके हर एक वर्ड पे आपका पूरा ध्यान हो बेटा, ये बहुत जरूरी चीज होती है। यस सर। बाकी आप समझदार बच्चे हो, मुझे इस पे कोई शक नहीं है कि आप एक समझदार बच्चे नहीं हो। आई होप एंड आई बिलीव यू आर अ गुड स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन जो है बेटा वो ऐसा दिख रहा है, a प्लस आयोटा b, फिर मल्टीप्लाई का साइन नहीं है लेकिन हो तो मल्टीप्लाई ही रहा है, c प्लस आयोटा d, देन e प्लस आयोटा f, एंड उसके बाद g प्लस आयोटा h, है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ भाई, इक्वल टू में a प्लस आयोटा b, ये तो हमें दिया गया है, ये गिवन है, तो हमें प्रूफ क्या करना है बताते हैं। हमें प्रूफ करना है, देन प्रूव, हमें प्रूव ये करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मल्टीप्लाई जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मल्टीप्लाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ बस इतना ही दिया गया है, ठीक है। ये प्रूफ करना है हमें। इसको प्रूफ करने से पहले आप इस क्वेश्चन की शक्ल देखो, पूरा डराएगा आपको बहुत ज्यादा कि मैं तो बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन हूँ और तुम्हारी समझ में नहीं आऊंगा, लग रहा है बिल्कुल खतरनाक सा यस क्वेश्चन सर। है ना। हाँ। लेकिन मैं कहता हूँ बेटा 5 लाइन भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, और 2 तरीके से सोल्व किया जा सकता है। पहला तरीका क्या है, आप यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे, क्योंकि ये तो मैंने क्वेश्चन बीच में लिख दिया, तो आप तो क्वेश्चन नहीं लिखोगे बीच में, है ना। तो ये जो क्वेश्चन लिखा है हमने, इसको हम ज़्यादा कंसीडर नहीं करेंगे, हम ये मान लेंगे कि ये हमारे बीच में है ही नहीं, ठीक है। हम आगे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। चलिए तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप मॉडुलस ले लीजिए। ठीक है सर, ले लेते हैं। ये वाला मॉडुलस ब्रैकेट a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई c प्लस आयोटा डी ब्रैकेट e प्लस आयोटा एफ एंड मल्टीप्लाई g प्लस आयोटा h, ठीक है। फिर मॉडुलस a प्लस आयोटा b, फिर मॉडुलस। समझ आई बात, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, 2 छोटे छोटे से डंडे लगाए हैं दोनों तरफ, है ना बेटा। यस सर। वैसे तो मैं डंडे बच्चों को लगाता हूँ स्कूल में, पर यहाँ हमें क्वेश्चन में लगाने पड़ रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं मॉडुलस। अब क्या सर जी, अब कुछ नहीं बेटा, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर Z1 और Z2 दो नंबर है, उनके ऊपर आपने मॉडुलस लगाया है, तो Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस आप सेपरेट कर सकते हो। सेम टू सेम प्रॉपर्टी कितने भी नंबर क्यों ना मल्टीप्लाई हो, सबके ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा Z1, Z2, Z3, इस तरीके से, समझे बेटा। तो ये वाली प्रॉपर्टी आप साइड में लिख लेना, ये वाली प्रॉपर्टी, या तो ये लिख लो या फिर ये लिख लो, याद रख लेना कि हाँ ये दोनों एक ही बात है, बस कितने भी नंबर हो सबके ऊपर मॉडुलस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के टाइम डिफरेंट हो जाएगा। देखो अगर आपने कर दिया ये, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना,
चीजें सीखते कम है, अप्लाई ज्यादा कर देते हैं। अगर आपने ये कर दिया Z1 और Z2, क्योंकि हमने तो सीखा है अभी थोड़ा देर ऊपर ही सीखा है, तो बेटा ये रोंग है। आप कहोगे सर ऊपर सिखा रहे हो नीचे रोंग कह रहे हो, क्या कर रहे हो? तो आपको बस ध्यान एक ही चीज पर देना था, वो था साइन। ऊपर जो मैंने सिखाया वो मल्टीप्लाई है, नीचे प्लस है। प्लस के टाइम पे सेपरेट नहीं होता। प्लस के टाइम पे तो क्या होगा, उसके पहले हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ऐड करने पड़ेंगे, फिर उसका मॉडुलस निकालेंगे। इसमें हमें कुछ नहीं करना, आप मॉडुलस सेपरेट कर सकते हो। आई होप आप लोग आपको ये बात क्लियरली समझ आई है और आप इसे जरूर याद रखेंगे, क्योंकि मैंने इसे बता दिया है अब आपको, है ना। अब यस आप ये सर। गलती नहीं करेंगे। चलो जी, फिर इतना जो हमारे सामने लिखा हुआ है इतना सब कुछ, सर उसको सोल्व कर दो फिर जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हाँ जी बच्चा, तो हम मॉडुलस क्या कर देंगे, सबके ऊपर अलग अलग डाल देंगे। लो जी, मॉडुलस सबके ऊपर डाल दिया। क्या आपको मॉडुलस फाइंड आउट करना आता है बेटा? सर इनको अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे नहीं बेटा, मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस कैसे निकालते थे? जेड मॉडुलस कैसे निकलता है? उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट प्लस, को रूट में। तो आंसर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, फिर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर द रूट, फिर मल्टीप्लाई ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अंडर द रूट, फिर मल्टीप्लाई जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। इसी तरीके से सामने वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। अब आप अगर ऊपर वाली लाइन देखो, ग्रीन वाली, ये वाली लाइन, तो आंसर तो दिखाई दे रहा है ना, आंसर तो दिखाई दे रहा है, बस आंसर में रूट नहीं है, इनके ऊपर रूट है। और रूट हटाने का एक आसान गुरु मंत्र हमारे पास है। कौन सा गुरु मंत्र है बेटा हमारे पास? जल्दी बताओ। स्क्वायर। स्क्वायर रूट हटाना है, हाँ बहुत अच्छे। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, वी गेट। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर मान लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आप दो तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। एक कि आप इन सबको एक ही स्क्वायर रूट में ले आओ, जैसे रूट ए इंटू में रूट बी होता है तो रूट ए बी हो जाता है। या फिर एक काम करो, हमें ये पता है ए इंटू बी रेस टू पावर एन, तो सबके पास पावर अलग अलग चली जाती है, तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे कि पावर सबको अलग अलग दे देते हैं, ठीक है ना। तो चलो फिर दे दो फटाफट पावर्स अलग अलग। तो फिर बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसके ऊपर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर उसके ऊपर स्क्वायर। ये सब सिर्फ लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, वरना कंसेप्ट को देखते हुए ये मतलब आधी मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मॉडुलस लिया, मॉडुलस की वैल्यू निकाली और ऊपर होल स्क्वायर कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं बचा, है ना। देख पा रहे हो बेटा आप लोग, देख रहे हो ना ये बात? लो जी सर जी, हमारा क्वेश्चन हो गया हैंस प्रूव। बताओ देखने में कितना खतरनाक था, समझने में बता दो बेटा कितना खतरनाक था। ऑन द स्केल ऑफ 10, आपको 0 से लेकर 10 तक के बीच में एक नंबर देना है कि सर ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था समझने के स्केल पर। बताओ क्या नंबर दोगे आपको डिफिकल्टी लेवल में इसको?
बताओ भाई, ऐसे मत करो। आप ये बताओ कितना लेवल दोगे 10 में से, इसको कितने नंबर दोगे डिफिकल्टी लेवल पे, समझने के टाइम पे। देखने के टाइम पे तो 10 आउट ऑफ 10 थे, देखने में तो ये 10 आउट ऑफ 10 था, खतरनाक। लेकिन समझने के बाद आपको क्या लग रहा है कितना खतरनाक था ये? सर 10 आउट ऑफ 8। 8? इतना हाई Yes, स्कोर sir. है इसको समझने में? यस सर। अरे भाई नहीं बेटा, नहीं नहीं, इसका स्कोर होना चाहिए था 0.8। किया क्या है हमने? हमने तो कुछ किया ही नहीं बेटा जी, देखने एक बार किया क्या हमने, कुछ भी नहीं। ऊपर वाला क्वेश्चन था, सिर्फ आपने मॉडुलस लिया। मॉडुलस आपको निकालना आता ही है, बस आपने मॉडुलस को क्या कर लिया, थोड़ा थोड़ा सेपरेट कर लिया। मॉडुलस निकालना आता है, स्क्वायर करके मॉडुलस आ जाता है हमारे पास ऐसे स्क्वायर रूट डाल के। फिर आपने देखा आंसर तो आ गया, लेकिन रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के लिए आपने स्क्वायर लगा दिया दोनों तरफ, स्क्वायर फिर आपने थोड़ा सेपरेट कर दिया और उसको सोल्व करके आंसर दिखा दिया। लो जी, छोटा छोटा सा काम किया आपने। तो इसका अगर मैं देखूं एक्चुअल में समझने के टाइम पे बिल्कुल 0.8 होना चाहिए था, आपने 8 बोल दिया, बहुत ज़्यादा बोल दिया। चलो कोई बात नहीं, अपना अपना वो है ना, हर टीचर का, हर बच्चे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि सर हाँ जी इतना है मेरी तरफ से तो इसको नंबर। चलिए कोई बात नहीं, यस बहुत अच्छे। सर। सर नोट करना है। कोई बात नहीं, आप नोट कीजिए। आई होप कि आपको समझ आ गया बस। और अगर क्लास में सर आ मैम गया ने, समझ। मैम या सर जो भी आपको क्लास में पढ़ाते हैं, अगर उन्होंने टेस्ट में दिया तो आपका ये रोंग नहीं होना चाहिए बस, और सब बातें यस ठीक है। सर। आज भी टाइम ज़्यादा ही हो गया, क्वेश्चन पूरा लग जाता है, टाइम ज़्यादा लगता है हमें, 3-4 क्वेश्चन हुए बस। आई होप नोट हो गया होगा। यस सर, बस लास्ट लाइन रहती है। ठीक, हो गया सर। गुड। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है सर समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है और उसमें क्या करूं, ऐसे ही लग रहा है बेटा? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर, आप हमेशा सही बोलते हो। यस सर। हाँ जी, लेकिन बेटा आपको मेरी एक बात याद रखनी चाहिए थी, यहाँ पर जो है क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। क्योंकि जब भी आपको ऐसी फॉर्म में मिले ना, सबसे पहला काम हमारा क्या है, सिंपल बना लो। सिंपल कैसे बनाए सर? सर ने बहुत सारे आपको अस्त्र शस्त्र दिए हैं इसको सिंपल बनाने के, तो आप बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, इनटू में 1 प्लस आयोटा, अपॉन में 1 प्लस आयोटा, यानी कि ब्रैकेट के अंदर ही रैशनलाइज कर दिया। सर वाह जी वाह, आपने तो चमत्कार कर दिया। अरे नहीं बेटा, ये चमत्कार नहीं है, ये छोटा सा मेथड है। अब यहाँ पर जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बना रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर बन रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब कुछ नहीं, होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मुझे आती है ना, क्योंकि मुझे पता है ए प्लस बी अगर होल स्क्वायर है तो आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, और नीचे आयोटा स्क्वायर है उसका भी पता है, क्योंकि जो आयोटा स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू -1 होती है, जिसकी वजह से ये बन जाएगा 1 + 1। सर ठीक है, मैं समझ गया या समझ गई कि क्या करना है। तो ये जो मैंने लिखा
क्या ये आपको समझ आता है कि सर क्यों लिखा है? यस सर। बताओ। चलिए, बहुत बढ़िया। नाउ नाउ अब जो है 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन जो ये आयोटा स्क्वायर है, ये वाला आयोटा स्क्वायर, ये -1 बन जाएगा और प्लस का 2 आयोटा ऑलरेडी साथ में बैठा हुआ है। नीचे 1 + 1 क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। होल की पावर m साथ में चल रही है, इक्वल टू 1 है। -1 से -1 कैंसिल हुआ, बचा 2 आयोटा अपॉन में 2। पावर m और 1 साथ में चल रहे हैं, बिल्कुल अच्छे दोस्तों की तरह, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बचा कौन? आयोटा रेज़ टू द पावर m इक्वल टू 1। अब चलते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे। क्या कहा गया क्वेश्चन में? फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। इसके लिए हम चलेंगे 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में। वहां क्या कहते थे? सॉरी। तो वहां पर हमें सिखाया जाता था पॉजिटिव इंटीजर कौन होते हैं। तो आप मुझे बताओ बेटा, पॉजिटिव इंटीजर कौन होते हैं? बताओ। क्या सर? पॉजिटिव इंटीजर कौन होते हैं ये बताना है। सर 1 2 वन 3 राइट साइड वाले। ठीक है। क्या 1 से पहले भी कोई नंबर होता है 0। पॉजिटिव इंटीजर में? नो सर। नहीं होता है ना। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। अब ये कहता है m की ना आपको एक ऐसी वैल्यू बतानी है जो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और जिसको पुट करने पे 1 आ जाए। अगर आप आयोटा की पावर 0 रखते हो तो आंसर 1 आ जाएगा, नो डाउट, क्योंकि किसी की भी पावर 0 आंसर 1 आता है। लेकिन 0 जो है इन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए हम m की वैल्यू 0 कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है। फिर अगर आप m की वैल्यू 1 रखते हो तो आयोटा आएगा, m की वैल्यू 2 रखते हो तो आयोटा की पावर 2 क्या होता है? -1 होता है। m की वैल्यू 3 रखोगे तो माइनस आयोटा होता है। आयोटा m की वैल्यू 4 रखोगे तो आंसर आएगा 1। तो ये पहली इंटीजर वैल्यू है जिसको पुट करने के बाद आंसर क्या आ रहा है? 1। इन्होंने हमसे यही पूछा था कि वो सबसे छोटी m की वैल्यू जिसको पुट करने के बाद आंसर क्या आ जाए? 1 आ जाए। ठीक है बेटा। तो मैंने तो आपको सोल्व करके भी दिखा दिया। तो वो सबसे छोटी वैल्यू जो कि पॉजिटिव इंटीजर है और जिसको पुट करने पे आंसर क्या आ रहा है? 1। वो क्या है? 4 है। कौन है बेटा? 4। आयोटा रेज़ टू द पावर 4। सॉरी, यहाँ तो m था। तो हम क्या कहेंगे? हेयर लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज 4। जिससे कि क्या होगा? आयोटा की पावर 4 1 हो जाएगा। ठीक है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आई होप आपको बात समझ में आई कि मैंने क्या कहा। यस सर। ठीक है। प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन इफ यू वांट टू डू सो। यस सर। ओके। ठीक है, नोट हो गया होगा।
है ना। तो अब मैं आपको इस यस सर, हो गया। चैप्टर का क्विक रिवीजन दे देता हूं कि हमने यहाँ पर क्या क्या सीखा। ठीक है, कलर यूज कर यस सर। लेते हैं, बढ़िया सा कलर कोई मिल जाए तो। लो जी, आपका फेवरेट पिंक ले लेते हैं ना। चलो नहीं, पिंक तो अच्छा नहीं लगा, सर ये ब्लैक। ठीक। अच्छा ब्लैक, वाह जी ठीक। चलिए चलते हैं अपनी मेन चीजों के पास। अब देखो, आपके लिए मैंने पहले से थोड़ी सी मेहनत कर ली थी। देखो, हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर जो शुरुआत होती है आयोटा से। ठीक है, आयोटा की वैल्यू माइनस अंडर द रूट, -1 अंडर द रूट। फिर हमने आयोटा की पावर्स को सीखा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4 वैल्यूज क्या होती हैं, और उनको हमने जनरलाइज किया। आयोटा रेज़ टू पावर 4n+1, 4n+2, 4n+3, 4n, उनका आंसर आयोटा -1 माइनस आयोटा और 1 आता है। ठीक है, ये हमने याद किया। फिर हमने देखा कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z से रिप्रेजेंट होता है, जिसको लिखने का तरीका है a प्लस आयोटा b, जहां पर a और b दोनों रियल नंबर है, यानी कि ये दोनों जीरो भी हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 से लेकर 0 -1 हाफ पाई √2 √3, कुछ भी रियल नंबर तो आपको पता ही है कौन कौन होते हैं। फिर अगर हम a की बात करें तो a कौन है, हमारे z का रियल पार्ट, जिसको लिखने का तरीका है RE ऑफ z इज इक्वल टू a, रियल पार्ट। इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट को लिखने का तरीका है IM z इज इक्वल टू b। ठीक है सर, ये समझ आ गया। उसके बाद हमने रेसिप्रोकल ऑफ आयोटाज भी रीड किया, और अगर हम चाहें तो उनको भी जनरलाइज बना सकते हैं इस तरीके से जैसे मैंने बनाया हुआ है आपके सामने। ठीक है, क्योंकि हमें करना ही क्या है, ज्यादा से ज्यादा उस फॉर्म में लेके आना नीचे। जैसे आयोटा क्यूब कब बनेगा, आयोटा क्यूब तभी बनेगा जब आयोटा रेज़ टू पावर 4n+3 हो, इसी फॉर्म में बनेगा, और कब तो अब तो बन ही नहीं सकता। तो आयोटा क्यूब बचेगा, उसका आंसर आयोटा ही होता है हमेशा। फिर हमने वो जो जनरल प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा क्या होता है, 0, और वो ऊपर वाली पावर में भी सेम रहता है, और जब आप रेसिप्रोकल वाली पावर्स लेते हो वहां पर भी 4 टर्म्स का सम क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मल्टीपल कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आंसर -1 आएगा, जो आपको याद रखना है। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कभी ना कभी शायद आपको काम आ जाए एमसीक्यूज क्वेश्चन टाइप को सोल्व करते हुए, तब आपके काम आ सकते हैं। तो आप इसे लिख के रख सकते हो। इसके अभी आप स्क्रीनशॉट या फोटो लेते रहना, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा नोट डाउन करने के लिए। इसका रीज़न ये है कि लैपटॉप की बैटरी थोड़ी सी कम है और लाइट नहीं है, और स्विच के अंदर इन्वर्टर नहीं चलता, तो ये कुछ छोटी छोटी लिमिटेशंस हैं, इसलिए टाइम शायद नोट करने का ना मिले, लेकिन एक्सप्लेन पूरा कर दूंगा। इसी के साथ साथ हमने जनरलाइज, ये हमने वैसे तो नहीं देखा था, लेकिन इन जनरल अगर आप देखोगे ना, अगर आप किसी भी इवन पावर को भी कंसेक्यूटिव फॉर्म में लेते हो और पेयर ऑफ 2 में लेते हो, तो आंसर उसका भी 0 आता है। जैसे कि देखो, आयोटा स्क्वायर और आयोटा की पावर 4, ये दोनों ही कैसी पावर है, इवन, और वो भी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है ये। आयोटा स्क्वायर कितना, -1, और आयोटा की पावर 4 कितना, 1, तो इसका आंसर भी कितना आया, 0। ठीक है, चाहे आप कितनी भी ले लो, बस पेयर ऑफ जो नंबर होंगे वो पेयर में रहने चाहिए। जैसे ये वाला पेयर में है, ये वाला पेयर में है, तो ये अपने आप 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो लास्ट में आंसर कितना आएगा, 0। अगर मैं यहाँ पे आयोटा स्क्वायर, पावर 4, पावर 6, पावर 8, पावर 10 और पावर 12 रखता, तो भी आंसर कितना बनता, 0। कब तक 0 रहेगा, जब तक ये सारे के सारे नंबर पेयर में रहेंगे, 2 के पेयर में, और पावर कैसी रहनी चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव इवन। तो इसी तरीके से हम इंटरेस्टिंग बहुत सारे और भी चाहे तो क्या बना सकते हैं, रिजल्ट बना सकते हैं, लेकिन वो वही बात है कि मल्टीप्लाई करते रहो, ऐड करते रहो, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आता ही रहेगा। तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिखे, इतने ही लिखे हैं आपके सामने। उसके बाद हमने देखा कि अगर कोई ये बोल दे कि प्योरली रियल है, तो इसका मतलब क्या है, प्योरली रियल है यानी कि उसके पास सिर्फ ए पार्ट है, आयोटा बी नहीं है। आयोटा बी नहीं होने का मतलब है बी कितना हो गया, 0 हो गया। इसी तरीके से अगर कोई प्योरली इमेजिनरी बोल देता है, दैट मीन्स उसके पास सिर्फ आयोटा बी है, ए नहीं है, दैट मीन्स ए क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो इससे इस तरीके से आपको अपनी क्या बनानी है, इक्वेशंस बनानी है। क्या बनानी है, इक्वेशंस।
समझ में आई बात आपको कि प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी अगर बोलेगा तो वहां से आपको क्या यूज करना है, वो ये यूज करना है। उसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, z इज इक्वल टू 4 रियल, z इज इक्वल टू 4 आयोटा इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी। ठीक है, नाउ आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने यहाँ पर दिखाया है कि आपको जब भी ऐसे किसी दो नंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़े तो इसका सही तरीका क्या है, ये वाला, और रॉन्ग तरीका क्या है, ये वाला। आपके मन में ये भी आ सकता है कि जब सर √2 और √3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आप √6 बना देते हो, तो √-4 और √-9 को मल्टीप्लाई करके हम माइनस माइनस प्लस और 36 करके 6 क्यों नहीं बनाते, -6 क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसके पीछे बेटा एक प्रॉपर्टी मान लीजिए या स्टेटमेंट मान लीजिए, क्या कहती है, अगर आपके ए और बी रूट के अंदर हैं और आप उनको मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो उसके ऊपर एक कंडीशन लगेगी कि ए और बी दोनों एक टाइम पर नेगेटिव नहीं होने चाहिए, एक ही टाइम पे दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए। यानी कि ए आपका नेगेटिव हो सकता है तो अगर बी होगा आपका पॉजिटिव होना चाहिए, अगर आपका ए पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव हो सकता है, ए और बी दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 ए भी नेगेटिव और बी भी नेगेटिव दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, ये वाला रूल हमें ये बताता है। इसी को मैंने दूसरे वर्डों में चेंज कर दिया कि ए और बी की मल्टीप्लाई कब इस फॉर्म में नहीं बनेगी, जब ये दोनों ही कैसे नंबर होंगे, नेगेटिव। आई होप आप इस बात को याद रखेंगे, ये बहुत ही बेसिक सी बात है और बहुत सारे लोग मतलब पूछ लेते हैं, वैसे जर्नलिस्ट टीचर्स भी पूछ लेते हैं। मान लीजिए कोई अच्छा है जिसको मैथ के बेसिक की नॉलेज है तो वो आपके नॉलेज को चेक करने के लिए भी पूछ सकते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है कंसेप्ट के बारे में, तो आप इस बात का खास ध्यान रखिए। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये तो मैंने आपको एक कंसेप्चुअल बात बता दी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले पैराग्राफ पे। अब हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसको हम आर्गेंट प्लेन भी बोलते हैं और गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं। गॉसियन प्लेन ज्यादातर फिजिक्स में नाम यूज होता है, मैथ में कॉम्प्लेक्स या आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। अब ये होता क्या है, ये एक ऐसा प्लेन है जहां पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ से क्या मतलब है, हमारे पास जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होते हैं, वो एक्चुअल में क्या होते हैं, हमारे गॉसियन प्लेन में या कॉम्प्लेक्स में प्लेन में एक पॉइंट की तरह होते हैं, जिसका पॉइंट कैसे बनाया जाता है, a प्लस आयोटा b अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो किसकी फॉर्म में बन जाएगा, ए बी की फॉर्म में। जैसे 3 प्लस आयोटा 4 तो इसका पॉइंट क्या बन जाएगा, 3,4। अगर -3 माइनस आयोटा 5 है तो क्या बन जाएगा, -3 एंड -5। ठीक है, ये आपका पॉइंट बन जाएगा। और आप जैसे नॉर्मल ग्राफ में प्लॉट करते हो ऐसे ही यहाँ पे रखना है। जो आपको पहले नंबर दिख रहा है वो रियल पार्ट है तो इसको एक्स एक्सिस पर रखते हैं नॉर्मल, लेकिन उसका नाम होता है रियल एक्सिस। ठीक है, क्योंकि हम इसे थोड़ा सा क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं अपने नॉर्मल ग्राफ के साथ, ताकि समझना आसान हो जाए, याद रखना आसान हो जाए। डिट्टो सारे रूल एज इट इज चलते हैं लगभग। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट एक्स का पार्ट कह लो या रियल एक्सिस का पार्ट कह लो। इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट कह लीजिए या फिर वाई वाला पार्ट कह लीजिए, याद रखने में आसान हो जाता है। मुझे लगता है कि प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स तो आपको आसानी से आती ही होंगी, इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है। जो बच्चा 11वीं क्लास में मैथ लेकर बैठा हुआ है उसको आता ही होगा। सो आई होप सो आपको भी आता है। अब हमारे पास यहाँ से इस प्लेन से यहाँ से दो मेन कंसेप्ट निकलते हैं, एक है आपका कॉन्जुगेट और एक है आपका मॉडुलस। तो मैंने इसी के अंदर आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि हमारे पास मॉडुलस का मतलब है किसी भी पॉइंट P का, जो ये पॉइंट P आपको दिखाई दे रहा है, इसका डिस्टेंस ओरिजिन के साथ कितना है। ठीक है, हम डिस्टेंस फॉर्मूला 10th वाला डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर भी निकाल के दिखा सकते हैं कि आंसर क्या आएगा, a² + b² अंडर द रूट। ओके, और दूसरा आपका है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, ये देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट होता है मिरर इमेज, जो कि आपको 9th क्लास में समझाया जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, चैप्टर नंबर 3 के अंदर। अगर वहां नहीं समझाया जाता कोई बात नहीं, मैंने आपको समझा दिया है कि आप बस उसका क्वाड्रेंट चेंज कर देंगे एक्स एक्सिस के ऊपर या फिर रियल एक्सिस के ऊपर, और उससे होगा क्या, जो वाई का पार्ट है यानी कि इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मिरर इमेज ऑन रियल एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस, जनरली याद करने के लिए।
ठीक है जी। तो जैसे अब यहाँ पे a प्लस ए कोमा बी था, तो उसका हमने कॉन्जुगेट निकाला तो क्या बन गया a कोमा माइनस बी। क्या होता है ना, ग्राफ से ज़्यादा याद रहता है, इसलिए मैंने ग्राफ से साथ के साथ रिलेट कर दिया है। तो मैंने आपको जेड मॉडुलस भी बता दिया और जेड कॉन्जुगेट भी बता दिया कैसे निकालते हैं और क्या क्या आंसर आता है। जेड कॉन्जुगेट निकालते तो बस एक याद रख लेना कि हमें हर बार क्या करना है, आयोटा का साइन चेंज करना है और कुछ नहीं। अगर आपको Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस बोला जाता है, मान लीजिए अभी आपका ग्राफ है, ये ऊपर छोटा सा ग्राफ बना देता हूँ, यहाँ पे ये Z1 है और ये Z2 है। अब आपको क्या कहता है Z1 माइनस Z2 और इसका मॉडुलस, दैट मीन्स ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इन Z1 और Z2 के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, Z1 माइनस Z2 का ये आपका मॉडुलस। ठीक है जी। अब Z मैंने आपको बता दिया, अगर किसी Yes. टाइम किसी क्वेश्चन में ये बोल दे कि Z इज इक्वल टू a कोमा बी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप समझ जाना कि ये हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया है, पॉइंट फॉर्म में। अगर आपको इसे वापस से नॉर्मल फॉर्म में लेके आना, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप क्या करो, a और जो b है उसके साथ आयोटा लगाओ और जो साइन दिया जैसे माइनस a है माइनस b है, उन साइन को साथ में ले लेना। तो आप सिंपली क्या बना सकते हो, वहां से एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म का। वहां कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो a कोमा b में आ गया, अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं करना, उसे a प्लस आयोटा b बना दो, बस सिंपल। अब यहाँ पे z तो मैंने आपको बता ही दिया था। अगर z कभी ऐसा दे दिया जाए कि आपका जो z है कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस 1 है, इसका मीनिंग क्या है कि ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है जिसका डिस्टेंस z से कितना है 1, जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है 1 है। और ऐसा कौन रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल जिसकी रेडियस कैसी होती है, यूनिट, 1 यूनिट। तो उस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए और हर पॉइंट अपने आप में कौन है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इन सब का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है बेटा, 1 है। तो ऐसे इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं जिनका डिस्टेंस हमारे सेंटर से क्या है, 1 है बेटा। ठीक है, या जिनका मॉडुलस 1 है। ओके, तो ऐसा मत समझ लेना कि अगर z मॉडुलस 1 है तो z भी क्या हो जाएगा 1, ये आप गलत कर दोगे अगर आपने ऐसा कुछ सोच लिया तो। ठीक है, ये मत सोच लेना बस। जेड मॉडुलस का मतलब है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस ओरिजिन से 1, ना कि जेड की वैल्यू 1, ऐसा मत समझ लेना। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। आई होप मैंने हर चीज़ बता दी है। हाँ, जैसे अगर आपको कोई पूछ ले कि ये हमारा जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कौन से प्लेन में लाई करता है, तो जैसे आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले प्लेन में नॉर्मली बता देते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट प्लस माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट आपका प्लस माइनस। तो यहाँ पर भी सेम रहेगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला -3, ये देखो ध्यान से, -3 कोमा -3 माइनस आयोटा 5। तो अगर देखा जाए तो ये -3 -5 है और माइनस माइनस वाला कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड। तो ये जो नंबर है z कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये आपको मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए कभी भी ऐसा बताते हुए। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जिनके हम प्रूफ करते हुए आए हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बाद में अपना वीडियो चला के उसको पॉज करके वहां से नोट भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अब ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप चाहो तो इनका प्रूफ भी खुद से निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे z जो है अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया 0 प्लस 0 आयोटा, जहां पर a और b दोनों क्या हो गए 0। अगर मैं दो नंबर को कहता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो वहां पर मैं रियल पार्ट को अलग से और इमेजिनरी पार्ट को अलग से कंपेयर कर सकता हूँ। अगर मैं किसी भी तरीके का ऑपरेशन लगाता हूँ किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, जैसे z1 प्लस z2, तो भी मुझे एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। अगर माइनस करता हूँ तो भी सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी सिंपल सा आंसर मिलेगा, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। और अगर डिवाइड करता हूँ, प्रोवाइडेड कि जो हमारा डिवीजन में है 0 ना हो, क्योंकि 0 से डिवाइड करूंगा तो नॉट डिफाइंड बन जाता है, तो वो भी क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि आप चाहे कुछ भी करो बेटा, आपको लास्ट में एक छोटा सा आंसर मिलेगा a प्लस आयोटा b, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि अगर आप ऐड करते हो इफेक्ट ना पड़े, 0 होता है। इनवर्स माइनस z कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्वेश्चन भी करवाया था 1/z वाला। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1/z दिखाया कि आपका कैसे निकलता है, और इसको शो किया है कि 1/z किसके बराबर होता है, z
कॉन्जुगेट अपॉन में जेड मॉडुलस का स्क्वायर, और वहीं से हम ये वाली प्रॉपर्टी निकालते हैं जो हमने पहले यूज की थी। ठीक है जी, बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हो सर जी। हाँ जी, जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 बार लगाई है, 2 बार, यानी कि ये तो हो गया जेड कॉन्जुगेट और ये हो गया जेड कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट, है ना। ये हो गया दादा और ये हो गया परदादा, ठीक है, ऐसा कुछ समझ लो। बट अगर हम 2 बार कंजुगेट लेते हैं तो हमें वापस आंसर वही मिल जाता है। कैसे सर, अगर z है a प्लस आयोटा b, तो अगर मैं उसके ऊपर कंजुगेट लूंगा तो क्या बन जाएगा, a माइनस आयोटा b। अब मैं उसके ऊपर एक बार और कंजुगेट ले लूंगा तो दोबारा से वो क्या बन जाएगा, a प्लस आयोटा b। इसलिए कहते हैं कि 2 बार कंजुगेट लेने से इंसान वापस चला जाता है। चलिए, ये वाला तो अभी अभी नीचे प्रूफ कर दिया मैंने, है ना। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, ये वाला ये पहले भी प्रूफ कर चुका हूँ, आधा प्रूफ किया है, आधा सिंपल ही है, क्योंकि माइनस इफेक्ट का असर नहीं पड़ता जब हम मॉडुलस निकालते, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर पॉइंट सेम है तो उनका डिस्टेंस सेंटर से सेम ही रहने वाला है, यानी कि मॉडुलस उनका सबका सेम रहने वाला। अगर आप चाहो तो मैं कभी बाद में इसको प्रूफ भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको प्रूफ की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप चेक कर सकते हो, अगर मैं z और z कॉन्जुगेट को ऐड करूंगा तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट आ जाएगा। कैसे देखने के बाद यहीं पे देख लो, आप सब छोड़ो। ये मेरे पास एक z है और एक z कॉन्जुगेट, आप इन दोनों को ऐड कर दो, देखना बेटा क्या होगा। ये प्लस वाला और माइनस वाला तो कैंसिल हो जाएगा, क्या 2 टाइम्स ऑफ a आ जाएगा। सिंपल, 2 टाइम्स ऑफ रियल आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब वो चाहे आपका a जो है, क्योंकि 2a आया है, अब इस a को चाहे आप रियल पार्ट ऑफ z बोल दो या फिर रियल पार्ट ऑफ z कॉन्जुगेट बोल दो, बात तो सेम ही है, क्योंकि दोनों में a सेम है। अब ये कहता है रियल पार्ट ऑफ z और रियल पार्ट ऑफ z कॉन्जुगेट दोनों सेम होते हैं, वो तो बिल्कुल सच बात है। z कौन है, a प्लस आयोटा b, तो इसका रियल पार्ट कौन, a। z कॉन्जुगेट कौन है, a माइनस आयोटा b, तो इसका रियल पार्ट कौन है, ए, यानी कि दोनों को रियल पार्ट सेम होते हैं, लेकिन इमेजिनरी पार्ट दोनों के क्या होते हैं, माइनस, यानी कि साइन चेंज हो जाता है। अगर एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का, अगर ये वाला माइनस का है तो दूसरे वाला प्लस का। दैट्स ऑल फॉर टुडे, इतना ही था हमारा बेसिक। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको ये इतनी ज़्यादा स्पीड में भी थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड रही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल हम दोबारा भी कर सकते हैं ऑन योर डिमांड। अगर आप डिमांड करते हो कि सर कल बहुत ज़्यादा स्पीड थी और नहीं समझ में आया, तो हम कल भी कर सकते हैं अगर आप चाहोगे तो। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा दोबारा करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो सारे पॉइंट थे जो हम ऑलरेडी करके आए थे। और स्पीड तेज़ करने का रीज़न बेटा मैंने आपको पहले बता दिया, एक तो टाइम ज़्यादा हो गया है, ऊपर से लैपटॉप थोड़ा सा डेड अपनी आखिरी सांसों को गिनते हुए और ऑक्सीजन सप्लाई ढूंढते हुए, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई इसको मिलेगी कल, क्योंकि आज हमारा हॉस्पिटल बंद है। ठीक है, तो लास्ट में वही मेरा प्यारा सा क्वेश्चन, क्या आपको कुछ बेटा ऐसा लगा आज की क्लास में जो आप कहते हो कि सर इम्प्रूव किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, या कुछ ऐसा जो आपको अच्छा ना लगा हो? नो सर, सही था। चलिए, ये आपका बहुत अच्छी बात है कि आपको सब समझ में आ जाता है और आप हमारे पढ़ाई हुए को खराब नहीं बोलते। थैंक यू फॉर दिस। और बेटा आपको क्या करना है फिर, क्योंकि बेटा मैं करवाए जा रहा हूँ, मेरी तरफ से सिलेबस ख़त्म हुए जा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको करना है प्रैक्टिस। किसकी प्रैक्टिस करोगे, एक तो जो आपको मिसलेनियस और एक्सरसाइज है वो तो करनी ही है, प्लस जो एग्जाम्पल्स हैं आपके, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो मैंने करवाए नहीं, क्योंकि उनके सॉल्यूशन आपकी बुक में ऑलरेडी है, तो वो एग्जाम्पल्स आपको बिना देखे, बिना चीटिंग किए आपको सोल्व करने हैं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मेरे ख्याल से कल आपकी छुट्टी होगी, मतलब स्कूल की छुट्टी है ना कल? नो सर, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, परसों हो जाएगी, मैं करवा दूंगा, परसों बोल दूंगा फोन करके स्कूल वालों को कि आपको 16 तारीख की छुट्टी दे दी जाए मेरी तरफ से। ठीक है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है छुट्टी को लेकर, मैं परसों करवा दूं फिर छुट्टी आपकी। यस सर। ठीक है बेटा, आज मैं आपके प्रिंसिपल को Yes, फोन कर sir. दूंगा कि सर बच्चों को छुट्टी दे दो 16 तारीख को, तो आपकी छुट्टी हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है।
चलो ठीक है बेटा, इस तरफ से मेरी तरफ से तो ये 4 चैप्टर फिनिश हो गया है। अब आप क्या करेंगे, जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाए हैं सब क्वेश्चंस को धीरे धीरे एक एक करके 2-2 करके सोल्व करने हैं। देखने हैं कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे दोबारा सोल्व कर लेंगे, दोबारा ट्राई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड Yes, डे sir. बेटा, बाय बाय। Bye, sir. ओके।